नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोज़ को सपोर्ट करने के लिए और कंटेंट को लाइक करने के लिए। अगेन मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे कंटेंट को लाइक करें व्यू और हमें व्यूज़ प्रदान करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो मैं वीडियो प्रेज़ेंट करूँगा, मुझे एक डिज़ायर हुई कि ये जो देश में जो सारी गतिविधियाँ कॉकरोच जनता पार्टी को के मूवमेंट को लेकर के चल रही हैं, उस पर कुछ बात की जाए। दरअसल पहले तो हमने वीडियो बनाया था आईएसआई की जो लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स कश्मीर में है उसके ऊपर। दरअसल कुछ इंटरलोक्यूटर से हमारी बात हुई थी जो एक्टिवली मिलिटेंसी के इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ ऐसी नई जानकारियां दी, स्पेशली आईएसआई ने एक स्पेशल स्टडी ग्रुप कंस्टिट्यूट किया था कश्मीर के ऊपर 2019-20 के अंदर और उसके आधार पर कई सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के आए, नई स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स। तो हमने सोचा कि उस पर आपसे बात करें। वो वीडियो बनकर तैयार है, लेकिन अब ये जो घटना कॉकरोच जनता पार्टी का जो संसद पर जो मार्च हुआ और उस दिन जो दिल्ली के अंदर जो पूरा नज़ारा पेश आया, उसके बाद मुझे लगा कि शायद पहले आपसे इस विषय पर बात की जाए। उसके बाद फिर हम वो आईएसआई का वीडियो पोस्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये मूवमेंट है और इससे संबंधित विषय के ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पर पहले भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया था। ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और इसकी जो बेसिक फैक्ट्स एंड डिटेल्स हैं वो आप उनको देखना चाहें तो मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के लिंक पर देख लें। उसमें ही मैंने कई बातें कही थी कि इस मूवमेंट को किन लोगों से सावधान रहना है और किन चीज़ों से बचना है अगर इनको अपने इस मूवमेंट को कामयाब करना है। बहरहाल ये लोग उन चीज़ों से बच नहीं पाए और उन चीज़ों वो सावधानियां बरत नहीं पाए। मे बी शायद इनके पास अच्छे एडवाइजर्स नहीं थे या इनको बता सकें कोई रणनीति कैसे बनाई जाती है, वो चीज़ें शायद ठीक नहीं होंगी, तो वो गलतियां इन लोगों ने दोहरा दी और हम देख रहे हैं कि मूवमेंट का हाल क्या हुआ। अब सबसे पहली बात ये कि ये लोग डिमांड कर रहे थे एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात के ऊपर। और डिमांड का रीजन ये था कि पिछले इसके टेन्योर के अंदर तकरीबन 5-6 बार पेपर लीक हुए हैं और 21 स्टूडेंट्स ने, जो कि कोई नीट का एग्जाम दे रहा था, कोई क्या एग्जाम दे रहा था, उसको लेकर के वो जब उसमें एग्जाम के पेपर लीक हुए, उनको कुछ कहते हैं ना, उनके सारे सपने उन्हें ढहते हुए जब नजर आए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो एक आक्रोश जनता में, खास तौर से युवाओं के अंदर बढ़ने लगा। फिर इसमें एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक ने 18 दिन का फास्ट रखा और 18 दिन के फास्ट के बाद उनकी तबीयत गिरने लगी, हालात और माहौल थोड़ा-सा बिगड़ने लगा दिल्ली में जंतर-मंतर में, और तब जाकर के शायद सरकार को लगा कि स्थिति यहाँ पर गंभीर हो सकती है। और उसके बाद धीरे-धीरे समाज के कई तबके के लोग इनके साथ आकर के जुड़ने लगे, जिसके अंदर किसान थे और आपके दलित एक्टिविस्ट थे और फार्मर्स थे और भी कई तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिसमें लेफ्ट लिबरल के लोग भी आप कह सकते हैं, वो भी आकर के इनके साथ बैठने लगे। तो तब शायद कहीं न कहीं सरकार को लगा कि ये मूवमेंट एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और कई अलग-अलग शहरों में भी, देश के चंडीगढ़ में और कई जगहों पर भी ये मूवमेंट जो है साउथ वगैरह में भी अपनी एक कुछ उपस्थिति दर्ज कराने लगा। और इनका फिर एक मेन टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन लोगों ने संसद पर मार्च करने का डिसाइड किया और उस जो है सरकार ने इसको सिक्योरिटी का जो ख्याल रखती है, सीआरपीएफ, आपकी रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो दंगा कंट्रोल फोर्स है वो डिप्लॉयड थी, दिल्ली पुलिस डिप्लॉयड थी और इन स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा बुरी तरीके से, बहुत ही क्रूअल तरीके से इनको क्रश किया गया। लाठीचार्ज में इनको पिटाई की गई इनकी। कई लाठीचार्ज का एक रूल है कि आप बिलो द बेल्ट उसमें वार करते हैं, लेकिन इसमें तो कई केसेस ऐसे भी सामने आए जिसमें इनको शरीर के ऊपरी हिस्से में भी मारा गया। और मैं देख रहा था कई वीडियोस आ रहे थे, रोते हुए यंग लड़के, किसी का मोबाइल तोड़ दिया गया, किसी का कहीं पर और गाली गलौज हुई, किसी के साथ मारपीट हुई, भटक रहे थे और बुरी तरह से रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ क्यों मारा गया, हमारे साथ ऐसी ज्यादती क्यों की गई। तो वो देख करके कई सारे प्रश्न मन में खड़े हुए। सबसे पहली बात तो ये कि क्या इनकी डिमांड्स गलत थी? इन्होंने डिमांड क्या थी? डिमांड इनकी थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें और दूसरी डिमांड थी इनकी कि सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए। से जो बाद में जब ये जेपी नड्डा से जाके इनके कुछ लीडर्स मिले, वहां तो यही डिमांड्स इनकी आई हैं कि सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए। और तीसरी डिमांड ये कि जो लोग बच्चों ने सुसाइड किया था उनको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। देखिए, मेरी नजर में ये डिमांड्स कुछ नहीं है, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ट्रिवियल डिमांड्स है।
और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर इतना संघर्ष करने के बाद, इतना प्रोटेस्ट करने के बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर भी देता या उसकी जगह कोई और भी आ जाता, तो भी क्या फर्क पड़ जाता? और अगर 1-1 करोड़ का मुआवजा मिल भी जाता, तब भी क्या फर्क पड़ जाता? क्या इस देश की जो फंडामेंटल इश्यूज है, जिन पर अभी मैं बात करूंगा, क्या वो रिजॉल्व हो जाते? विचार करना हमें उन पर जरूरी है। और एक जिस तरह से इनको क्रश किया गया था, ये बड़ी छोटी डिमांड थी इनमें से। स्टेट ने तो इनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो हम क्या माने कि यहां पर स्टेट की एरोगेंस क्या वो अपने पीक पर आ चुकी है? ये डिमांड्स बहुत छोटी डिमांड थी, बड़ी इनसिग्निफिकेंट डिमांड थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनसे बात करना भी उचित नहीं समझा गया और इनको इस तरह से क्रश करके पूरा वो किया गया, तो फिर इसको इसके क्या माने निकाले? देखिए, स्टेट बहुत मजबूत होता है और स्टेट ने जब इस पर क्रश करना शुरू किया तो एक बहुत मैसिव प्रोपेगेंडा भी इनके अगेंस्ट शुरू हो गया। हम कई वीडियोस देख रहे थे जो वायरल हो रहे थे, उसमें सोनम वांगचुक के अगेंस्ट भी काफी प्रोपेगेंडा चल रहा था। कोई कह रहा था कि चाइना का गद्दार है, चाइना से मिला हुआ है, कोई कह रहा था कि इसको बाहर से फंडिंग मिल रही है, कोई कह रहा था कि ये वेस्ट का एजेंट है। इन लड़कों के बारे में भी कई तरह की बातें, ये सारा प्रोपेगेंडा एक बड़ा एक्टिवली और बहुत एग्रेसिवली जो है प्रचारित किया जाने लगा। से कई इन्फ्लुएंसर्स से, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज से इनके ऊपर बात करने लगी। और एक बात मैं बता दूं आपको, खासतौर से आज के दौर में और भारत में, तो खास तौर से स्टेट एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। स्टेट इज अ वेरी पावरफुल बीस्ट। स्टेट से टकराना इतना आसान नहीं है। और खास तौर से जब आप बिना तैयारी के स्टेट से टकराते हैं, बिना स्ट्रैटेजी के स्टेट से टकराते हैं, तो आपका हश्र जो है बहुत बुरा होना स्वाभाविक है। अब इन लोगों की जो डिमांड थी उसको देख करके तो मैं यही कहूंगा कि इन लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग जो है कि ये लोग क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्या इनका विजन है, वो बहुत ही पुअर और शैलो अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। एक छोटा सा विषय एग्जाम का, एग्जाम के ऊपर एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड। अब खैर बहरहाल उस पर तो हम बाद में आएंगे कि स्टेट इतना एरोगेंट हो गया है कि बात करना भी इनसे मुनासिब नहीं समझा और सीधा क्रश किया, उस पर तो हम बाद में आएंगे। लेकिन पहली बात ये कि ये मूवमेंट कहाँ कहाँ गलतियां की और कहाँ फेल हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूं कि अगर आपको मूवमेंट करना है इस तरह का, पार्टी के अगेंस्ट हो या स्टेट के अगेंस्ट हो, पहली बात तो इसको आप पॉलिटिकल मत बनाइए। पहली बात तो आप इसको इशू बेस्ड मूवमेंट बनाइए। वो इश्यूज बहुत सारे हैं भारत के अंदर, बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या उन इश्यूज को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद जो कोर इश्यूज पर बात कीजिए, जैसे कि खास तौर से जो सबसे मैसिव इशू जो कहते हैं ना, मुख्य इशू भारत का जो अभी है, वो ये है कि गवर्नेंस का इशू और सरकारी करप्शन का इशू। आप देखें कि जिस तरह से बेइंतहा करप्शन सरकार में पॉलिटिकल लेवल के ऊपर और ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर है, उसने व्यक्ति का जीना दूभर करके रखा हुआ है। छोटी छोटी जगह पर जाकर के देखें आप, तहसीलदार से लेकर के, पटवारी से लेकर के, डीएसपी से लेकर के, एसडीएम से लेकर के कलेक्टर, आपके जो छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ये लाखों करोड़ों के अंदर रिश्वत लेते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। मैंने ये बात अभी अपने कई पॉडकास्ट में कही है कि आपकी जो सेंट्रल सर्विसेज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, एक एक व्यक्ति कुछ 100 करोड़ का मालिक है। हाल फिलहाल में मुझे जो मेरे सोर्सेज से पता लगा, राजस्थान के कई शहरों के अंदर जो यंग आईएएस ऑफिसर्स है, जिनकी 5-5, 6-6 साल की नौकरी है, वो 500-500 करोड़ के, 400-400 करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं। आप टैक्स देते हैं, टैक्स के बदले जिस किस्म की शॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज आपको मिलती हैं, वो मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों को उठाया इस पार्टी ने? इस पार्टी ने नहीं उठाया। इस पार्टी ने एक एग्जाम के मुद्दे को उठाया। ये बात सही है, देखिए ये देश एग्जाम पर जीता है, इस देश के यूथ के पास कुछ खास करने को है नहीं, वैसे ही बहुत ही हारा हुआ और कमजोर यूथ है। सरकारी नौकरी की भिक्षावृत्ति करते करते जिसका मनोबल ऑलरेडी गिर चुका है, अगर उसके पास ये एग्जाम का भी सहारा नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? वो गुस्सा इनका बाहर निकला और उसमें भी जो है स्टेट ने एक इनके साथ बात करना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन बात यह कि इनको कुछ गंभीर और जो गहरे फंडामेंटल मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए थे कि भाई स्टेट के अंदर जनता कौन है और पब्लिक सर्वेंट कौन है, जनता के हक क्या है, जनता का स्टेटस क्या है। क्या जनता सिर्फ एक गुरिल्ला है, जनता सिर्फ एक जानवर की तरह बिल्कुल एक ऐसी एंटिटी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको सरकार में बैठे हुए राजनेता या सरकार में बैठे हुए पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स जब चाहे तब रौंद सकते हैं, जिसको जब चाहे तब पुलिस मार पिटाई कर सकती है? वो इन फंडामेंटल इश्यूज पर बात करनी चाहिए थी। दूसरी बात, इस मूवमेंट के अंदर कई सारे ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस थे जिनके चरित्र ऑलरेडी दागदार हैं,
जिनके ऊपर ऑलरेडी ये आरोप लग चुके हैं कि वो किसी न किसी एजेंडे को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार एंटी नेशनल फोर्सेस से भी उनके लिंकेजेस सामने आ चुके हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस आ गए और इनके साथ मंच साझा किया, वहां पर बोलने लगे। ऐसे कैरेक्टर्स जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है कि वो इस्लामिक जिहादिस्ट और रेडिकल्स के सपोर्ट में बोले, उस तरह के लोग भी यहाँ पर इनके मंच पर आकर के बात करने लगे और इनको सपोर्ट करने लगे। अब जब आप इस तरह के लोगों को अपने साथ बिठाएंगे, एंटरटेन करेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि आप इस देश का जो मूल दर्द है, जो मेन सिक्योरिटी कंसर्न है, खास तौर से जो रेडिकल इस्लामिस्ट रिलीजियस फोर्सेस हैं, अगर आप उनसे हाथ मिलाने लगेंगे या फिर आप ये शो ही करेंगे कि नहीं हम उनको रेजिस्ट नहीं कर रहे और हम उनके साथ हम उनको यहाँ पर मंच दे रहे हैं, तो फिर लोगों के अंदर आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। मैंने देखा एक कश्मीरी लीडर आकर के वहां पर ये कह रहा है कि 370 को हटाना गलत था, 370 को वापस लेकर के आइए। अब अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है कि आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। या तो आप जानते नहीं है कि 370 को क्यों हटाया गया। 370 को अगर नहीं हटाते तो कश्मीर सीरिया बनने के कगार पर था। जिस किस्म का रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म वहां पर पनप रहा था, वो अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था और सरकार के पास 370 को हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और यदि आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं जो इस बात पर सरकार की मुखालफत करते हैं या इसको वापस लाने की हिमायत करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक देशद्रोह को प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो इस देश की जो मेन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उनके साथ आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। फिर इस प्लेटफॉर्म को जो कई सारे जो वेस्टर्न एजेंडाज हैं, जैसे वोकिज्म के जो हिमायती हैं, उन लोगों ने इसको अपना एक जरिया बना लिया गया, पोर्टल बना दिया। और भी कई तरह के जो इस तरह के लोग हैं जो जिनकी बातों में कई बार, वैसे वो ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जिनकी बातों में कई बार एक एंटी इंडिया कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो कि इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और उनको सपोर्ट करने वाली बातें और उनको सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स वहां पर दिखे, उसके कारण इस मूवमेंट को बड़ा खासा नुकसान हुआ। तीसरी बात, इसके अंदर जो लोग थे, बच्चे मैंने देखे सारे मोस्टली बड़े जो एलीट फैमिली के बच्चे थे, बड़े नाजुक मुलायम बच्चे थे और अच्छे घरों के बच्चे थे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सरकारी दमन को झेलने की क्षमता नहीं थी, मादा नहीं था। तो वो आए, एक बार क्रैकडाउन हुआ और कई सारे लोग रोते हुए दिखे, और उसके बाद लगता है कि ये जो है इस तरह की चीजें, मतलब बहुत ज्यादा इसका भविष्य कुछ अब लगता नहीं है कि जिस तरह का ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है कि ये लोग उसमें कितना काउंटर करेंगे, आके किस रूप में आएंगे। तो ये तो इनकी तरफ से लापरवाहियां हुई। अब एक मूल मुद्दा ये है कि इस मूवमेंट से जो सामने आता है वो ये आता है कि आम जनता, जिसके अंदर चाहे वो स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, उसका स्टेटस जीरो है इस कंट्री के अंदर। उसके न तो कुछ राइट्स है न कुछ है ऐसे, और वो एक बेयरली एग्जिस्ट कर रहा है। उसको उसको ठीक है, लॉलीपॉप थमा दी गई है एग्जाम्स की, वो कुछ सरकारी एग्जाम दे दे, उन्हीं के अंदर व्यस्त रहे ये यूथ और अपना जिंदगी जो है बर्बाद कर दे। कहीं कुछ बेयरली सरकारी नौकरी हाथ लग गई तो अपना उसमें अपनी जिंदगी गुजार लीजिए। लेकिन अगर आपने सरकार की या स्टेट की गलत नीतियों के खिलाफ बात करना शुरू किया, तो फिर जो है आपको बुरी तरह से क्रश किया जाएगा, और बड़े डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन वे के अंदर क्रश किया गया, ये बात क्रश किया जाएगा, ये बातें पूरी तरह से सामने आती हैं। आपके अफसर चाहे लाखों करोड़ों का घोटाला कर लें और कुछ भी हो जाए, वो सर्विस से निकल के जेल जाकर के भी आ जाएं, लेकिन वापस उनको नौकरी में ले लिया जाएगा, उनको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा और वो बड़े बड़े पदों पर कार्य करेंगे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, मैंने दिए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, बट फिर भी अपनी बात को, अपने इस तर्क को पुख्ता करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। एक झारखंड कैडर की एक आईएएस ऑफिसर थी जो 21 साल की रैंक के अंदर टॉपर बन करके आई थी, माइंस और मिनरल सेक्रेटरी थी। उसके घर में 50 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। सस्पेंड हुई, जेल गई, जेल से बाहर आई, वापस नौकरी में रीइंस्टेट कर दिया गया। आज वो वापस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही है। यूपी के अंदर हाल फिलहाल का केस है अभी, शगुन गौतम नाम का 2010 बैच का एक आईपीएस अफसर है, जिसके ऊपर आरोप ये थे कि उसने एक शराब व्यापारी से रिश्वत मांगी, संजीव गुप्ता ऐसा कुछ नाम था उसका, और उसने मना किया तो उसका फेक एनकाउंटर कर दिया गया। बाद में उसको सजा के तौर पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का कमांडेंट बना के भेज दिया गया, जो कि कोई सजा नहीं है खास, मैं आपको बताऊं तो वहां पर आदमी ऐश करता है। और वहां पर जो है उसने अपने जो उसके घर पे खाना बनाता था, अपने रसोइयों को मारपीट कर करके इतना प्रताड़ित किया कि उसने फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर दिया। लेकिन एक्शन हाल फिलहाल तक तो कुछ नजर नहीं आता। ऐसे आपको हजारों केस मिलेंगे।
आप देखेंगे जो ब्रिजेस बन रहे हैं, जो डैम्स बन रहे हैं इस देश के अंदर, जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बनने के मुश्किल से 1 या 2 दिन में वो टूट रहा है। उन बेईमान कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन बेईमान अफसरों को जिन्होंने वो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, क्या उनके खिलाफ कोई सजा है? क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन है? उन बेईमान पॉलिटिशियंस को जिन्होंने इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा खाया, क्या इनके खिलाफ कोई सजा है? कुछ नहीं। अभी चीन के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर वहां पर एक ब्रिज गिर गया, तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कंसर्न लोग थे, उनको फांसी दे दी गई। ये होता है एक अकाउंटेबल स्टेट। यहां पर स्टेट के कर्मचारी, ऊंचे ओहदों पर बैठने वाले कर्मचारी और बड़े पॉलिटिशियंस, वो कुछ भी कर लें, उनके रिश्तेदार कुछ भी कर लें, वहां पर उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं होगा। कई जगह अभी आगजनी के मामले सामने आए, दिल्ली में होटल्स के अंदर, लखनऊ के अंदर। वहां पर जिन लोगों ने उन होटल्स की परमिशन दी, जिन अफसरों ने जो है उसमें रिश्वत खा करके सारे किसी चेक्स का ध्यान नहीं रखा, क्या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। कई सारी बसों के अंदर जो है आगजनी के, आग लगने के मामले सामने आए, जिसके अंदर कई लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, और वो बसेस सारे रूल्स वायलेट करके चल रही थी। कंसर्न ट्रांसपोर्ट सेगमेंट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो अफसर हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन? जीरो एक्शन। और आप जांच कर ले एक बार जाकर के, आरटीओ से लेकर के ऊपर तक, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक, किस स्टेट में कितनी रिश्वत खाता है, तो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो वहां पर एक एक दिन की कमाइयां करोड़ों के अंदर होती है। क्या मोर देन 50 करोड़, 60 करोड़, वो पूरे स्टेट का इंचार्ज होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो ये सारी चीजें हैं, ये देश के अंदर जो है एक नासूर बनकर के फैल गई हैं। आप आज बात करते हैं कि हमें भारत को, बड़े बड़े जगह हम लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और हमारी तुलना हम लोग चाइना के साथ में करते हैं, अमेरिका के साथ में करते हैं, 2047 तक विकसित भारत बनने की बात करते हैं। लेकिन एक नजारा जाकर के आप पब्लिक टॉयलेट्स का लीजिएगा, किसी भी रैंडम सिटी के अंदर, आप कैपिटल्स में ही चले जाइएगा, स्टेट कैपिटल्स के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर, वहां पर ही चले जाइए जाकर, वहां की सड़कों का और आदि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बारिश में हालात देखिए। आदमी टैक्स देता है, उस टैक्स के बदले उसको क्या मिलता है? उस टैक्स के बदले उसको ना अच्छी हेल्थ सर्विसेज, ना अच्छी एजुकेशन सर्विसेज, ना ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और ना क्वालिटी सेफ्टी सर्विसेज मिलती हैं। अगर आपके साथ कुछ गतिविधि हो जाए, आप थाने में जाएंगे, आधे घंटे 1 घंटे तक तो आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा। और अगर किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आपने कुछ कह दिया, तो आपको कोई एंटरटेन ही नहीं करेगा, मजाल है कि आप रिपोर्ट लिखवा दें। तो आपकी टैक्स के बदले आपको मिल क्या रहा है? ये समस्याएं देखिए बहुत गंभीर हैं भारत में, और आज आज इस पर बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हम ही बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे ना 2047 तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुके हैं। इकोनॉमी के अंदर इस देश की हालत खस्ता हो चुकी है। जैसे जॉब्स है नहीं, युवा आपका ना स्किल्ड है और ना उसके अंदर कुछ करेज बचा है, और ना उसके अंदर वो जील है। वो सरकारी नौकरियों के लिए भिक्षा मांग रहा है बस, और उसमें जब पेपर लीक हो रहे हैं तो निराश होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के प्रदर्शन कर रहा है, और उसके बाद भी उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उसके साथ ही साथ जो फॉल्ट लाइंस इस देश में नजर आ रही हैं आपको, रिलीजियस फॉल्ट लाइंस, लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइंस और कम्युनल फॉल्ट लाइंस, उनके इम्पैक्ट तो अब नजर आने अभी बाकी हैं। जिस किस्म से वो फॉल्ट लाइंस जो बढ़ रही हैं, उनका इम्पैक्ट तो अब आगे नजर आएगा। देखिए, पर्टिकुलरली अमंग द मुस्लिम्स, लेट मी टेल यू, एक एक्सट्रीम लेवल का रेडिकलाइजेशन ना सिर्फ कश्मीर में, जबकि इंडियन हिंटरलैंड के अंदर एक बड़े तबके के अंदर, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जो एक काफी बड़े तबके के अंदर वो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। और उसका मेन कारण है कम्युनल पोलराइजेशन। जिस कदर इस कंट्री के अंदर पिछले 10-15 सालों में बढ़ा है, उसने इस बात को गति प्रदान की है। हालांकि जो इस्लामिस्ट एजेंडा था, वो तो बहुत लंबे अरसे से, पिछले 50-60 साल, जब से, काफी लंबे अरसे से चल रहा है। लेकिन पिछले 10-15 सालों के अंदर जो पॉलिटिकल लेवल पर रेटोरिक इस देश में चला है, उसके नतीजे दो तरह से सामने आए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर तो ये जो रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो उसका व्यापक विस्तार हुआ है। पहले जो लोग इस तरह के कट्टर मौलवियों की बात नहीं मानते थे, अब वो लोग भी उनकी बातों में आने लगे हैं, क्योंकि वो लोग उनको कहते हैं कि देखिए, आपका अस्तित्व खतरे में है। आपका अस्तित्व, यहाँ पर एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है और वो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाएगी, इसलिए आपका अस्तित्व खतरे में है, जो कि सरासर झूठ है। ये मैं आपको बता दूं, पिछले 2014 के बाद बीजेपी की सरकार में, ठीक है, लोग कहते हैं हिंदू नेशनलिस्ट, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई है जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो। ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं।
ना तो किसी मुस्लिम होली प्लेस को नुकसान पहुंचाया गया है, सिर्फ इलीगल स्ट्रक्चर्स हटाए गए, टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ टफ मेजर्स लिए गए, लेकिन मुस्लिम जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, आप मुस्लिम्स तो छोड़िए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट भी सरकार ने ऐसा कुछ खास नहीं किया। और एक और चीज बता दूं मैं, सरकार के अंदर हेजिटेशन भी है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट कुछ बोल्ड स्टेप लेने से, बिकॉज ये लोग डरते हैं कि कहीं कोई अगर मैसिव रिवोल्ट हो गया, बलवा हो गया तो क्या होगा। लेकिन एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया गया है अमंग मुस्लिम्स की भी आपका अस्तित्व खतरे में है और ये आपको यहां पर जो है ना एक सेकंड सिटीजन बन के रहना पड़ेगा। इसीलिए उनके अंदर तो एक रियल रेडिकलाइजेशन हुआ है और बदले में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके अंदर मोस्टली सोशल मीडिया और एक ऑनलाइन किस्म का एक्टिविज्म जरूर आया है और कुछ हद तक आप रेडिकलाइजेशन कहते हैं, लेकिन उसके कुछ खास ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ये एक अलग विषय है, इस पर मैं कभी और बात करूंगा कि इम्पैक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज इस्लाम के अंदर ऑलरेडी कुछ बेसिक इनहेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिहाद के लिए, जो कि ओरिएंटल रिलीजन्स खास तौर से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इन सब में वो मिसिंग है। वो यूनिफॉर्मिटी, वो यूनिटी भी नहीं है कि आप लोगों को एक साथ मोबिलाइज कर सके, इसलिए वो स्पिरिट और वो चीजें आ भी नहीं सकती इधर। लेकिन ऑन द अदर साइड इस्लामिक सेगमेंट्स के अंदर वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर जिहादी माइंडसेट को लाने की उस पूरी प्रक्रिया को बहुत बल मिला है। उसी के साथ साथ अमंग हिंदूज जो कास्ट रिलेटेड इश्यूज पर झगड़े हैं, जो आपके लिंग्विस्टिक इश्यूज पर झगड़े हैं, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, दलित वर्सेस अपर कास्ट, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। जो स्टेट के जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, वो कोलैप्स करते जा रहे हैं। अब एक एक का एग्जाम्पल तो मैं डिटेल में दे नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर हमारी क्या स्थिति है, हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में टॉप 100 में आती है, हमारे यहाँ पर रिसर्च की क्वालिटी क्या है, किस किस्म से रिश्वत खा खा करके अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स को भर्ती किया जा रहा है और इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक किया जा रहा है। आप कहीं स्टैंड नहीं करते। तो इन स्थितियों पर आप वर्ल्ड पावर बनना या विकसित भारत बनना तो छोड़िए, हो सकता है ये स्थिति आए 10-15 वर्षों बाद, जब ये व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स होने लगे, तो तब आपको आपका जो रियल थ्रेट है रेडिकल इस्लाम, वो आपको नजर आएगा और तब आपके पास ना वो मेंटल और मॉरल करेज होगा कि आप मुकाबला कर सकें, ना वो यूनिटी होगी कि आप इनके सामने कुछ डट करके खड़े हो सकें, और ना वो स्टेट के अंदर वो क्रेडिबिलिटी होगी और इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी होगी, या स्टेट के अंदर वो मॉरल डिसिप्लिन होगा, या वो स्ट्रक्चर होगा कि आप इन टेंशंस का, इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। आज की तारीख में देखिए जो स्थितियां बन रही हैं, कुछ लोग इसको जानते भी हैं। मैं जब देखता हूं तो बीजेपी गवर्नमेंट के सपोर्टर्स या बीजेपी गवर्नमेंट एक तरफ सरकार में और जनता में, समाज में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम या अल्ट्रा हिंदू विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के खिलाफ हो गए और बीजेपी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो हिंदू क्रेडेंशियल्स हैं वो भी बड़े वीक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सफिशिएंट एक्शन इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट नहीं लिया। कुछ फौरी तौर पर एक्शन जरूर लिए, जैसे कि ठीक है पीएफआई बैन कर दिया, जमात पर बैन लगा दिया, लेकिन इन बैन से कुछ होना जाना नहीं है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशंस बड़े रेजिलियंट होते हैं ये, लेकिन दिखाने को ये एक्शंस अच्छे लगते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप देखें तो मंदिरों के अंदर जिस तरह से दान की चोरी हो रही है या और तरीके से जिस किस्म से रेडिकलाइजेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो एक तबका ऐसा खड़ा हो गया है जो अल्ट्रा हिंदू विचारधारा को सपोर्ट करता है लेकिन बीजेपी के खिलाफ है, बड़ा नाराज है। दूसरा तबका वो है जिसमें लेफ्टिस्ट हैं और इस्लामिस्ट हैं, जो बीजेपी के खिलाफ इसलिए हैं बिकॉज बीजेपी टफ मेजर्स ले रही है अगेंस्ट टेररिज्म, या सिक्योरिटी पर टफ मेजर्स ले रही है, या फिर एनजीओस के ऊपर ज्यादा अपना शिकंजा कस रही है और लेफ्टिस्ट विचारधारा के अगेंस्ट हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रही है। और इसके बीच एक सेगमेंट वो आता है जो बहुत ज्यादा खुश नहीं है इनसे, लेकिन उसको लगता है, और वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज पर बहुत ही सरकार बहुत एक फेल्ड साबित हुई है, करप्शन के इश्यूज पर सरकार फेलियर साबित हुई है, जैसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट करने में कोई खास वो है नहीं, प्रोपेगेंडा और रेटरिक ज्यादा मिला है लोगों को, जुमलेबाजी ज्यादा मिली है लोगों को बजाय कॉन्क्रीट एक्शन के। लेकिन लोगों को लगता है कि कोई पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आपकी दूसरी मुस्लिम लीग बनती जा रही है और आप पार्टी और इस तरह की पार्टीज जो है वो अपनी जनाधार लेजिटिमेसी खो चुकी हैं, तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। और बीजेपी के एटलीस्ट पॉलिटिकल बातों में, प्रोपेगेंडा में नेशनल सिक्योरिटी का इशू कहीं ना कहीं उनको नजर आता है, तो उन्हें उम्मीद जगती है कि ये इस दिशा में कुछ काम करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे।
लेकिन वहां पर भी कॉन्क्रीट एक्शन नजर नहीं आ रहा। तो एक जो बीच का जो मेजर सेगमेंट है, जो नाराज होते हुए भी, डिससेटिस्फाइड होते हुए भी सरकार को, बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट करता है, वो सरकार में लाके इनको जिता तो देता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मन में बहुत हताश है, निराशा है उसके मन में। तो ये एक स्थिति हमारे देश की अभी बन गई है, जिसके अंदर हम एक स्टेट ऑफ लिम्बो में जी रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही रेंगते रेंगते हम चलते रहे तो ठीक है, 5-7 साल 10 साल और निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं उसके बाद की स्थिति बहुत भयानक होगी। और वो स्थितियां हमने देखी हैं जब रेडिकल इस्लामिस्ट क्राउड्स एक्ट करते हैं। इन बच्चों के ऊपर तो ठीक है, लाठी चार्ज कर दिया गया, ये रो करके और अपना जो है ना से वहां से नाचते गाते घर चले गए और रो रो के घर पे चले गए। लेकिन मैंने वो मंजर भी देखे हैं जब कश्मीर में लेजिटिमेट एनकाउंटर्स होते थे और गांव के गांव आकर पत्थरबाजी करते थे। ना तो वो सीआरपीएफ से डरते थे और ना पुलिस से डरते थे। 7-7 8-8 साल के बच्चे ऐसे पत्थर चलाते थे और वो पत्थर हमारी जवानों के कंधे तोड़ देते थे, उनकी आंखें फोड़ देते थे। दिल्ली में 2020 में जो राइट हुआ था वो भी हमने देखा था, जब वहां पर इस्लामिस्ट जिहादी रेडिकल यंगस्टर्स ने एक आईबी के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। और एक वो सीन तो आपको सबको याद होगा जिसमें सर पर बंदूक तान दी थी। पीएफआई की गुंडागर्दी भी हमने साउथ में देखी है, किस तरह से प्रोफेसर्स के हाथ पांव काट दिए उन्होंने। तो ठीक है, इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको तो स्टेट क्रश कर सकता है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद जब वो चीजें सामने आएंगी और जब स्टेट के पास वो ताकत नहीं होगी कि उनसे मुकाबला कर सके, तब आप सोच लीजिए इस देश की दशा और दिशा क्या होगी। तो ये बहुत ही संकट का समय है और क्रिटिकल समय है। चाहिए इस समय मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, बीजेपी को वो विचार करें कि आम आदमी क्या चाहता है। देखिए, आप आम आदमी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो आप गवर्नेंस और करप्शन के मुद्दे के ऊपर उनसे धोखा नहीं कर सकते। स्टेट और जनता के बीच में करार होता है। एक आम आदमी देशभक्त होता है तो वो उम्मीद करता है कि सरकार भी उसके लिए कुछ करे। ये टू वे बिजनेस है। अगर आप जनता को कुछ नहीं देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, टैक्स के बदले डिग्निटी, एक इज्जत भी नहीं देंगे, और आपके छोटे मोटे जो है अफसर उसे जानवर की तरह ट्रीट करेंगे, सड़क चलते कोई भी पुलिस वाला उसे थप्पड़ मार देगा, तो फिर आप उससे देशभक्ति की उम्मीद मत कीजिए। अगर आम जनता के टैक्स का पैसा डीएम साहब के घर में 20-20 और 25-25 एसी के बिल भरने में जाएगा, 7-7 8-8 गाड़ियों के बिल भरने में जाएगा, तो आप फिर जनता से भी उम्मीद मत कीजिए कि वो कोई देशभक्ति दिखाएगी। ठीक है, एक यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू है, हिंदू की फितरत में बगावत करना है, फितने करना नहीं है, वो एक काम और डोसाइल है, एंटिटी है, तो वो चुप रहेगा, इसको सहता जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो नाराज होगा। और इसका नुकसान, इसका कहते हैं ना, इसका जो अल्टीमेट जो घात जो होगा इससे, वो इस देश की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को होगा भविष्य। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर काम करिए मोदी जी, ब्यूरोक्रेसी को ठीक कीजिए, आपके यूथ के जो कहते हैं ना उसकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, उस पर काम कीजिए। आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए कि सरकार यूथ यंगस्टर्स के अंदर सरकारी नौकरियों के लिए भीख मांगने की जरूरत क्या है, क्यों प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां निकल करके नहीं आती, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, इन सब चीजों पर काम कीजिए। सरकारी नौकरियों की जो आदमी ये जब जाता है सरकारी नौकरियों के अंदर, वो इसलिए जाता है क्योंकि सरकारी नौकरियों में उसे थोड़ी इज्जत दिखाई देती है और एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिखाई देती है। आप इस व्यवस्था को ही ब्रेक कीजिए ना। आप कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट पर लोगों को लेना शुरू कीजिए सरकारी नौकरियों के अंदर। लोग एग्जाम देना, मैं आपको बता रहा हूं, और ये करप्शन के मौके बंद कर दीजिए सरकारी नौकरियों के अंदर। जो एग्जॉल्टेड स्टेटस है हमारे बाबुओं का, पुलिस का, इसको आप नीचे लेकर के आइए। लोग सरकार से नौकरियों की भीख मांगना ही बंद कर देंगे। इन फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हालांकि ये विषय बहुत गहरा है और मैं इस पर घंटों आपसे बात कर सकता हूं और बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है देश का। और अगर इस पर हमने अभी एक्ट नहीं किया तो ऑलरेडी वैसे हम काफी चीजें मिस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी मिस द बस। लेकिन फिर भी चंद साल आपके पास है कि आप कुछ चीजों को बचा सकते हैं। अगर नहीं बचाया तो फिर ठीक है, आप विकसित भारत तो भूल जाइए, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस को बचा लें, वो एक बहुत बड़ी गनीमत होगी। धन्यवाद।